इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। नमस्कार, मैं यशोवर्धन उमक और आज हमारे बीच मौजूद है सीए पीयूष जैन जी। पीयूष जैन जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। थैंक यू सर। और हमारे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। और आज जो हम चर्चा करेंगे, कैसा है बजट 2023। पीयूष जी, सबसे पहला सवाल यह है कि इस बजट से क्या आशाएं है, आपको क्या लगता है, कैसा बजट है ये एक प्रकार से? देखिए सर, एक छोटे शहर भिलाई जैसे कि हमारा एक औद्योगिक नगरी है जी। और यहाँ पे वेतन भोगी कम्युनिटी भी बहुत है। छोटे मझोले उद्योग भी हैं, बड़े उद्योग भी हैं, एसीसी है, सेल बीएसपी है, जेके लक्ष्मी है। तो आप देखेंगे कि हमारे एक छोटे से शहर में एक मिनी भारत जैसा बसता है और इसमें हर प्रकार के स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं, बसते हैं। तो निश्चित रूप से जो पूरे भारत की आशाएं थी वो भिलाई से हम आत्मसात कर सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं वेतन भोगियों की, तो उनको ज़्यादा करके इनकम टैक्स के प्रपोजल्स में ही इंटरेस्ट रहता है कि भाई उनके पर्सनल व्यक्तिगत टैक्स में बजट से क्या उनको छूट मिलेगी, क्या लाभ मिलेगा। यदि मैं मझोले उद्योग या छोटे उद्योगों की बात करूं तो उनको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी से एक बड़ी उम्मीद रहती है कि ये नया कानून आया है और लगातार इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां निकलती रही, जिसको समय के साथ ठीक करता गया। तो उद्योगों की आशाएं डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी रहती है। बड़े उद्योगों को लगता है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या बूस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बजट आएगा जिससे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट अपने बजट से लाएगी। तो इंडिविजुअली यदि हम एक एक को टारगेट करेंगे तो बजट में क्या आशाएं थी और उसमें से कितना गवर्नमेंट कंसिडर कर पाई, कितना नहीं कर पाई, किन कारणों से, जिन भी कारणों से, उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य की बात हम करेंगे, चूंकि हमारा इंडियन न्यूज़ एमपी छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता है और रीजनल चैनल है। तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि किसान कृषि के लिए जाना जाता है छत्तीसगढ़, और किसानों के लिए इस बजट में क्या खास रहा? सर, किसानों के लिए पहले तो मोदी जी की सरकार ने लगातार हर वर्ष ही किसानों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस में रख के बजट भी लाया और बजट के अलावा भी उनकी लगातार योजनाएं ऐसी रही कि जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित हो, लोग प्रोत्साहित हों एग्रीकल्चर में आने के लिए। अब एग्रीकल्चर में स्टार्टअप योजना का भी बेनिफिट देने की बात की गई है और बजट आउटले को भी बढ़ाया गया है लगातार। यदि मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, जिनको हम पीएसीएस के नाम से जानते हैं, जिनका काम होता है छोटे मझोले किसानों को ऋण प्रदान करना, तो इनकम टैक्स में पहले कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 20,000 हुआ करती थी, उसको इस बार बढ़ाया गया है, 2 लाख किया गया। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को होगा कि वो फसल बेच के जो नकद मिलता है उसको बैंक पीएसीएस में जमा कर सकते हैं, पीएसीएस आगे जमा कर सकता है। और इस प्रकार से क्या मिलेट सेक्टर को इन्होंने बढ़ावा देने की बात की है, ये मिलेट ईयर घोषित किया गया है। तो लगातार काफ़ी ऐसी चीज़ें इन्होंने की है। छत्तीसगढ़ में जो मोटा धान है, मोटा चावल है, उसकी पैदावार ज़्यादा है, लेकिन केंद्र सरकार वो जो धान है वो लेती नहीं, जिसके कारण यहाँ के किसानों को नुकसान होता है। तो अभी जो मिलेट्स योजना बनी है, तो क्या फ़ायदा होगा छत्तीसगढ़ किसान? जी, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मिलेट एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के भी उन्होंने योजनाएं लाई है और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों ही मिलकर किसान हित में कार्य कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि धान खरीदी नहीं हो रही। यदि आप कल की पेपर हेडलाइन देखेंगे तो इस वर्ष रिकॉर्ड धान खरीदी हुआ है, कस्टम मिलिंग भी रिकॉर्ड हुई है। केंद्र नहीं खरीदता है ना, केंद्र जितना पोल में जमा होना था और जितना एक दायरा है, लेकिन जो चूंकि बार बार भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र से अगर पूरा धान खरीद ले तो हम एथेनॉल बना ले। सर, एक्चुअली थोड़ा सा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट मैटर ये है कि भारत का जो धान भंडार है, जो फूड भंडार है, वो बहुत ज़्यादा पहले से भरा हुआ है। तो केंद्र की भी अपनी मजबूरियां होंगी कि वो क्यों नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि वो खपाना भी पड़ेगा, है ना। तो वो आपको लगातार पुश कर रहे हैं कि आप एक ही कृषि उत्पाद पे निर्भर ना रहें, दूसरी कैश क्रॉप्स की भी खेती करें या दूसरे आइटम्स की भी करें। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट दिया, तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे पर्टिकुलर दुर्ग जिले में भी अब कपास की खेती बढ़ने लग गई है।
यहाँ की सब्जियां लगातार एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो जब किसान का धान यदि नहीं उठेगा सरकार की तरफ से, तो उसके पास दूसरी फसल ऐसी है जिस पे केंद्र की या राज्य की दूसरी योजनाओं का फायदा किसान उठा सकता है। जी जिस प्रकार आपने कहा, अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है कि बहुत टैक्स में छूट और इनकम टैक्स में छूट आम लोगों को हुई है, तो जो क्या टैक्स है स्लैब है पूरा? बेसिकली। हाँ, तो वो क्या है पूरा, हमारे दर्शकों को आप बताइए, चूंकि आप सीए हैं। सर, इनकम टैक्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक बहुत कई सालों से मांग रही थी हर स्टेक होल्डर की कि स्लैब्स को बढ़ाया जाए, टैक्सेशन से राहत दी जाए। तो इस वर्ष उन्होंने स्लैब्स में चेंजेस किया। जो एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी उसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया दोनों ही स्कीम में। और न्यू टैक्स रिजीम को उन्होंने अब मेन रिजीम कहा, और ओल्ड टैक्स रिजीम चालू रहेगा यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है। इन दोनों रिजीम का अंतर यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके पास कई प्रकार के डिडक्शंस लेने की छूट थी, सुविधा थी। न्यू टैक्स रिजीम में आपको वो छोड़ना पड़ता है, तब आपको रिड्यूस टैक्स रेट्स का बेनिफिट मिलता है। सो यदि आपको ध्यान होगा, 5-6 साल पहले भिलाई में रेड हुई थी कुछ एक कंसल्टेंट्स क्या, जहां से पता चला था कि वो लोग फर्जी डिडक्शन डाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड लेके विभाग को चपत लगाते थे। और ऐसा पूरे भारतवर्ष में कई बार पता चला कि लोग, क्योंकि इनकम टैक्स में छूट लेते वक्त कोई सबूत नहीं प्रस्तुत करना होता, विभाग आप पे भरोसा करता है कि यदि आप कह रहे हैं कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया या 80C की छूट ली तो वो सत्य होगा। तो लोगों ने उसका मिसयूज किया। तो अब डिपार्टमेंट आया कि भैया आप छूट मत लीजिए, आप रिड्यूस टैक्स का बेनिफिट ले लीजिए। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ऑप्ट आउट करें तो आपसे वो डिडक्शंस के सबूत मांगे। तो एक तो ये हुआ। अब जो टैक्स स्लैब्स थे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को उन्होंने 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया, और स्लैब्स में भी उन्होंने रेट को कम कर दिया। तो जो पुराने स्लैब्स थे, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख की आय पर 10%, 9 से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20%, और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% की दर से इनकम टैक्स लगेगा। तो पहले जो टैक्स था, यदि हम देखें तो वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रपोजल में भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति की 9 लाख तक की आय थी तो उसे पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में तकरीबन 60,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, अब उसे 45,000 देना पड़ेगा। तो रफली 15,000 रुपए का टैक्स बचता है। और यदि आपकी 15 लाख तक की आय है तो आपको 1,87,000 रुपए तक का टैक्स पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में आता था, वो अब रिड्यूस होके 1.5 लाख रुपए पे आ जाएगा। तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो ये हार्डली 10% ऑफ टैक्स है। तो इससे लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी कि अपनी सही आय को दर्शाएं और सही टैक्स पटाएं। 7 लाख तक की यदि आपकी आय है तो धारा 87A के अंतर्गत 25,000 तक की रिबेट मिलेगी और आपकी टैक्सेशन की लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। आम लोगों को इससे फायदा मिलेगा, जो छोटे व्यापारी है उनको फायदा मिलेगा टैक्स में छूट। एक चीज आप सीए साहब आपने देखा होगा जैन साहब की लगातार, चूंकि दुर्ग जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी महादेव ऐप और ऑनलाइन जो गेमिंग है, ऑनलाइन बेटिंग है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बजट में ऑनलाइन जो गेम्स है उन पे टीडीएस लगाने का घोषणा हुआ है, तो क्या वो लीगल हो जाएगा? महादेव ऐप की हम बात करें तो क्या लीगल हो जाएगा, या अन्य जो ऑनलाइन गेम है? जी सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इनकम टैक्स की धारा 194B 194BB में विनिंग्स के ऊपर टैक्स लगता था पहले, बैटिंग, रेस हॉर्स जो चलता था। इसमें ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर छूट थी, और लोग क्या था उसमें एक टीडीएस की धारा में था कि 10,000 से ऊपर का यदि आपका विनिंग होगा तो ही मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन था कि एक दिन की विनिंग देखनी है कि साल भर की टोटल देखनी है, विनिंग और लॉसेस को घटा के नेट करके देखना है। तो ये सारी एम्बिग्यूटी से परेशान था करदाता भी और विभाग भी। तो इन्होंने उसको ख़त्म करके एक नई धारा 194BA इंट्रोड्यूस कर दी है। तो सर इससे लीगल तो नहीं होगा जी। आयकर विभाग टैक्स वसूल सकता है, पर भारत देश के जो दूसरे कानून है, चाहे जुआ एक्ट हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे कोई दूसरा कानून हो, वो अपना प्रभाव खत्म नहीं करेंगे। तो कोई चीज़ यदि इलीगल है, व्यापार या कोई भी कार्य, वो इलीगल ही रहेगा दूसरे कानूनों में, पर आयकर को उनके हिस्से का टैक्स लेना है। दूसरा चीज सर, इससे एसपी साहब या कोई पुलिस डिपार्टमेंट या कोई एनफोर्समेंट एजेंसी जो इन चीज़ों को ट्रैक कर रहा है, उनके लिए आसानी इसलिए हो जाएगी क्योंकि यदि अब गेमिंग कंपनी को टीडीएस काटना है
तो जितने भी लोग गेम खेल रहे हैं उनका पैन, उनका आधार, उनके केवाईसी उनको अपने पास रिकॉर्ड्स में रखने पड़ेंगे। लीगल तौर पे खेलेंगे या मतलब कहा जाए तो जी सर, बैंकिंग चैनल से तो वो पहले भी खेल रहे थे, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं था, पर इसकी ट्रैकिंग के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। आज टीडीएस काटेगी कंपनी तो विभाग के पास, इनकम टैक्स विभाग के पास और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास कितना पैसा बैंकिंग चैनल से गया आया, कितना जीता, कितना हारा, वो एक पूरा अकाउंट जब चाहे वो इन गेमिंग कंपनी से मुहैया करवा सकते हैं। एक चीज दर्शकों को ये समझनी चाहिए कि भले ही बजट में इसके ऊपर टैक्सेशन लागू कर दिया है, मगर इट्स अ क्राइम। अगर वो एक क्राइम है तो हाँ, यदि वो क्राइम है तो वो क्राइम है, क्योंकि अभी तक बेटिंग लीगल नहीं हुई है इंडिया में। जी जी, जिस प्रकार आप देखेंगे जो छोटी कंपनियां हैं उसको स्टार्टअप योजना के तहत तो उसको सशक्त मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह बात कही गई है बजट में। तो इससे कितने जो लघु उद्योग है या मंझले उद्योग है उनको कितना लाभ होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार उद्योग की संख्या बढ़ रही है और छोटे उद्योगों की। सर स्टार्टअप तो मैं बोलूँगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ रह पा रहे थे। यदि आप सोचेंगे कि भिलाई जैसा एक शहर जहाँ का इंजीनियर विश्व भर में डंका बजा रहा है, अब भिलाई के नाम का यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा आज यहाँ आईआईटी भी आ गया है, परंतु उसको यहाँ पे पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं मिल पाते थे। स्टार्टअप और ऑनलाइन चीजें होने के कारण आज वो भिलाई में बैठ के विश्व का कहीं का भी काम यहाँ से कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी और ये आज वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, तो डेफिनेटली इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। स्टार्टअप में इनकम टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पहले ऐसा था कि 1 अप्रैल 2023 तक यदि कोई स्टार्टअप रजिस्टर होता है तो उसे इसका बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो यदि कोई स्टार्टअप 2024 तक भी रजिस्टर होगा तो उसे इनकम टैक्स के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ और लाई है, चूंकि सबको पता है स्टार्टअप के इनिशियल ईयर्स में बहुत लॉसेस होते हैं, तो अब कोई स्टार्टअप अपने किसी 1 वर्ष के लॉस को अगले 10 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है इनकम टैक्स में। तो यदि 10 वर्षों में मान लीजिए 7 साल तक वो नुकसान में और 8वें साल जाके मुनाफा होता है, तो इस पहले साल के लॉस को वो 8वें साल में, 9वें साल में, 10वें साल के मुनाफे से एडजस्ट करके टैक्स बचा लेगा, दूसरे साल को ऐसे करके। तो उन्होंने क्या किया, 10 साल का एक हॉलीडे और दे दिया कि आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो इससे भी लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि भाई कुछ समय और चला के देखते हैं। और स्टार्टअप्स में भी जो एक मैं कहूँगा कि डिप्रेशन आया था वो, हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पुश कर रही है स्कीम्स के जरिए, उनको सब्सिडाइज लोन दे रही है, गवर्नमेंट की बाकी योजनाओं का फायदा दे रही है, तो स्टार्टअप्स को डायरेक्ट बेनिफिट है। चूंकि छत्तीसगढ़ अपना एक मैं कहूँगा कि लोहा उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ से लोहा उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, तो इससे क्या बेनिफिट है कुछ बजट में इसको लेके? सर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को लेके काफी प्रावधान किए गए हैं। जैसे आप रेलवे को ही देखेंगे तो रेलवे को 2,40,000 करोड़ का तकरीबन बजट दिया है इस बार उन्होंने, है ना। 75 वंदे भारत ट्रेन को रोल करने का उनका टारगेट है। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा आएगा तो डेफिनेटली सेल बीएसपी, एसीसी ऐसे इंडस्ट्रीज में पैसा फ्लो होकर आएगा, वर्क ऑर्डर आएगा। अगर कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन बनेगी तो सेल की रेल पटरी सबसे पहले जाती है। और उसी प्रकार से आज जैसे वंदे भारत ट्रेन यहाँ चालू हो चुकी है अपने सेक्टर में, बिलासपुर नागपुर, तो और भी ट्रेन्स बढ़ेंगी तो अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और इससे ट्रेड और बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर रेल लाइन फास्ट होगी, जितनी ज़्यादा रेल लाइन्स बिछेगी उतना यहाँ का माल दूसरी जगह भी फास्ट एक्सपोर्ट होगा, तो बिजनेस भी बढ़ेगा। जी जैन साहब, सहकारी समितियों के लिए भी कहा गया, सहकारी समितियों को मतलब निकासी, नकदी निकासी का प्रावधान दिया गया है। तो क्या है ये सहकारी समिति, किस किस प्रकार काम करेगी? सर एक 194N करके एक सेक्शन था जिसमें यदि आप बैंक से नकद निकासी करते हैं तो बैंक टीडीएस काटता है, क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट का ये था कि कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करना है। तो वो नहीं चाहते थे कि कैश आप निकालें फिर उसको कैश में खर्चा करें। तो इन्होंने उस सेक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए लिमिट 3 करोड़ कर दी कि यदि 1 साल में कोई समिति 3 करोड़ तक कैश विड्रॉ करती है तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि सहकारी समितियां जो है वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे, छोटे लेवल पे काम करती है। तो कई दफा ऐसा होता है कि बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व ही नहीं है या जो उनके हितग्राही हैं उनको बैंक से काम नहीं कर सकते। इसके अलावा सर सहकारी समितियों के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रावधान लाया
जैसे आज बस्तर आर्ट है या यहाँ के दूसरे सहकारी समिति के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ किसानों की समितियां हैं जो सहकारिता में काम करती है, तो इन पे हायर रेट ऑफ टैक्स हुआ करता था, जिसके कारण ये प्रोडक्ट प्राइसिंग कॉर्पोरेट से मैच नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने एक नया प्रावधान लाया कि यदि कोई सहकारी समिति उद्योग जो लगाना चाहती है, यदि 1 अप्रैल 2023 के बाद रजिस्टर कोई समिति है जो 2024 मार्च के पहले उद्योग स्थापित करती है, तो उसको आयकर में केवल 15% की दर से टैक्स पटाना है। तो इससे वो कम से कम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में थोड़ा लेवरेज ले पाएंगे और कॉर्पोरेट्स के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। जैन साहब, वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ सीए पीयूष जैन जी मौजूद है। दर्शकों बने रहें। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है सीए पीयूष जैन जी और सतीश बौद्ध जी। सर, जो एंसिलरीज है और जो एमएसएमई है उसके लिए ये बजट में क्या है? सर, एमएसएमई उद्योग ना लगातार परेशान होता है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को लेके कि वो बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम तो करते हैं पर उन्हें पैसा समय पे नहीं मिलता। तो जीएसटी में एक प्रावधान था कि यदि किसी एमएसएमई को आप 180 दिन के भीतर उसके बकाया नहीं देते हैं तो आप उस गुड्स या सर्विसेज पे लिए गए आईटीसी को आपको रिवर्स करना होता है, पहला चीज। अब इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स में डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया एमएसएमईज को। एक सेक्शन 43B है जिसमें स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज को आपको पेमेंट बेसिस पे ही छूट मिलती है। तो उस सेक्शन में इन्होंने एमएसएमई के ड्यूज को एट पार विद स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ला दिया और उसमें पेमेंट टर्म्स भी इन्होंने एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 से कनेक्ट कर दिया है, जो कहता है कि यदि किसी एमएसएमई से आपने कोई माल या सेवाएं ली है और आपका उसके साथ कोई स्पष्ट एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट टर्म्स का, तो आपको 15 दिन के भीतर पेमेंट करना है। और यदि एग्रीमेंट है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन तक ही आपको क्रेडिट पीरियड मिलेगा, 46वें दिन आपको पेमेंट करना है। तो आज यदि कोई उद्योग किसी या कोई व्यापारी जो ऑडिट में है, यदि किसी एमएसएमई के साथ डील करता है तो उसको एमएसएमई से खरीदे हुए माल या सेवाओं की अपने P&L में छूट तभी मिलेगी जब वो उसका समय से पेमेंट कर देगा। तो इस प्रकार से उनको एक अच्छा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा ताकि वो आगे बिजनेस में पैसा रोल कर पाए। तो पहला तो ये हुआ सर। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की योजनाओं में अलग से कंसिडरेशन दिया है कि एक सर्टेन परसेंटेज की खरीदी गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमई उद्योगों से ही करेगी। तो एक प्रकार से वो भी बूस्टअप है एमएसएमई के लिए। इसके अलावा सर, एमएसएमई के लिए उन्होंने ऑडिट के जो एक सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन था जिसमें पहले लिमिट 2 करोड़ तक थी, तो अब इसके दायरे को बढ़ा करके इन्होंने 3 करोड़ कर लिया। तो यदि कोई व्यापारी ऐसा है जिसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है और कैश रिसीट 5% तक है उसके व्यापार से, तो वो 6%
या अपने नॉन कैश रिसिट के ऊपर 6%, कैश रिसिट के ऊपर 8% तक यदि मुनाफा दिखाता है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और इनकम टैक्स में ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई प्रोफेशनल ऐसा है तो सेक्शन 44 एडीए में उन पहले 50 लाख तक की यदि उनकी प्रोफेशन से आय थी तो वो 44 एडीए में बेनिफिट ले सकते थे। अब इसको बढ़ा के उन्होंने 75 लाख तक कर दिया। तो एक प्रकार से जो छोटा व्यापारी है अगर वो प्रिजम्पटिव में जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, डे टू डे की दूसरी चीज़ें, अकाउंटेंट का खर्चा, ऑडिट की किचकिच, ये सब से उसको गवर्नमेंट ने मुक्ति दिला दी है। पीयूष जी, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक और है ना मैकेनिकल आईटीओ के जैसे कई सारे जो कौशल उन्नयन के जो प्रोग्राम बनाए हैं, जो कौशल विकास योजना है और 4.0 इन्होंने नया शुरू किया है, इसके बारे में बताया इन्होंने। तो इसमें क्या फायदा होगा युवाओं को और कितने हमारे युवा आगे बढ़ेंगे? सर, कौशल विकास योजना उन युवाओं के लिए था सबसे पहले जो पढ़ाई किन्हीं कारणों से छोड़ दिया या उच्च पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इसमें ट्रेडिशनल कोर्सेज ही इनिशियली लेके आए थे। तो अब इन्होंने PMKVY 4.0 लॉन्च किया जिसमें कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एटसेट्रा जो भी है उनको डाला है। तो इससे क्या होगा, जो आज एक गरीब युवा है शहर का जो इंटरेस्टेड है, जैसे आप देखे होंगे कि साहब बिल गेट्स भी जो है कॉलेज ड्रॉप आउट है, मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है, ऐसे कई स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो IT की फील्ड में बहुत अच्छा काम किए बिना कॉलेज गए। तो अब यदि भारतवर्ष में कोई ऐसा बच्चा है जो कॉलेज नहीं गया, स्कूल से ड्रॉप आउट है, पर उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो वो कौशल विकास योजना के अंतर्गत इसकी ट्रेनिंग लेके स्किल जनरेट करके काम चालू कर सकता है। तो आप ये कह रहे हैं जैन साहब कि अगर जो छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, तो इस बजट से सभी उद्योगों को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से सर, चुनावी वर्ष है ये, तो एक लोक लुभावन बजट था ही, और वैसे भी कोविड के 2 सालों के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए ऐसे बजट की आवश्यकता थी। चूंकि आप सीए है, मैं आपसे एक स्टेट का ही प्रश्न करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार के जो कार्य चल रहे, जितनी योजनाएं चल रही है, क्या उससे बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? व्यक्तिगत सवाल बजट से हटके। सर, व्यक्तिगत सवाल अगर आप पूछेंगे ना सर, तो एक आम आदमी के नाते स्टेट गवर्नमेंट से सर जो मेजर उनकी रेवेन्यू थी GST आने के बाद वो छिन गई है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर योजनाओं को लागू करने के लिए, फंड के लिए या बाहरी कर्ज के ऊपर। तो कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हो भी रही है, बहुत सारी नई भी हो रही है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल स्टेट और सेंटर यदि साथ मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली हर सिटीजन को इसका फायदा मिलेगा और मिल भी रहा है। जी सर, जो ये बजट जैसा आपने सब बातें बताई, तो ओवरऑल एक अगर हम समरी निकाले तो 100 में से आप कितने मार्क्स देते हैं बजट को? सर, मेरे को लगता है सर, वैसे तो कायदे से बहुत अच्छा बजट है, पर मेरे से अगर व्यक्तिगत पूछेंगे तो 8, 8.5, 10 में से मुझे लगता है ये बजट रहा है अच्छा है। अच्छा। और 1-1.5 नंबर भी मैं इसलिए काट रहा हूँ कि आगे भविष्य के लिए कुछ गुंजाइश रहनी चाहिए। बेस्ट बजट तो नहीं है जी। तो मेरे हिसाब से हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और उन्होंने तकरीबन सारे सेक्टर्स जिनको आशाएं थी, जो इकोनॉमिक सर्वे में इनके पास डेटा आया था उसके हिसाब से ऑलमोस्ट हर सेक्टर को इन्होंने टच किया है और कुछ ना कुछ दे के प्रोत्साहित, प्रभावित करने की कोशिश की है। तो जैन साहब, आपको लगता है 2024 के लिए बजट था और जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए? हाँ सर, स्पष्ट है। कर्नाटक को अलग छूट मिल रही है, छत्तीसगढ़ के लिए मिलेट आ रहा है, अलग अलग प्रदेशों में जहाँ चुनाव है उनको खास ध्यान दिया गया। और ओवरऑल 2024 के हिसाब से, क्योंकि ये आखिरी बजट है, तो 2024 के लोकसभा को ध्यान में रख के ही किया गया। और मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है ना, एक कठिन डिसीजंस लेने में कभी घबराती नहीं है। अगर आप हर साल की वर्किंग देखेंगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि ये किसी चुनाव को ध्यान में रख के बजट देते हैं। पर ओवरऑल आखिरी में तो सर, चूंकि विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हर जगह चुनाव है, बहुत विधानसभा चुनाव, उसके बाद 24 में लोकसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं हम अगर केंद्र की जो बजट आया है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया आया है सर। आप पहली बार ऐसा सुनेंगे कि किसी मिडिल क्लास को ध्यान में रख के वित्त मंत्री भाषण दे रही है या MSME को ध्यान में रख के। अदरवाइज मोस्टली कॉर्पोरेट्स ही फोकस्ड रहते हैं। तो इस बार उन्होंने सहकारिता, फार्मर्स, यूथ, MSME, सैलरीड, सबको अपने बजट भाषण में भी जगह दिए बजट के साथ।
जो 7 मुख्य पहलुओं पे जो हाँ, बजट सप्तऋषि का- जी सप्तऋषि जिस पे पूरा बजट बना हुआ था। तो ये थे हमारे साथ पीयूष जैन जी, सीए पीयूष जैन, जिन्होंने पूरी बारीकी से हमको जो जो 2023 का बजट है उसके बारे में बताया। ऐसी और जानकारी के साथ हम पुनः इंडियन न्यूज़ आपको रूबरू कराते रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।